हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चला था, जिसमें हम कल देख लिए थे संघ सरकार बहुल कार्यपालिका तक हम कल स्टडी किए थे। आज उसी के आगे हम अनुच्छेद 52 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 52 के बारे में राज्य व्यवस्था, इसमें देखेंगे हम आर्टिकल 52, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया यह कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी जो हमारा यह अनुच्छेद 52 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रपति के नाम की पहली बार अनुशंसा किसने किया था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। लिख लेते हैं इसको पहले। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा परंतु सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम का पहली बार अनुशंसा किया गया। भारतीय संविधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम की अनुशंसा की गई। राष्ट्रपति के नाम की क्या किया गया? अनुशंसा किया गया। किसके द्वारा किया गया था अनुशंसा? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपति के नाम की अनुशंसा किया गया। यह जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, भारतीय जनसंघ के क्या हैं? संस्थापक। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है? यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। कौन? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना इन्होंने 1951 और 52 में किया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1951 से 52 में।
के कार्यकाल में इन्होंने किया था। और ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। कब ये थे? जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय यह वित्त मंत्री भी थे। जवाहरलाल नेहरू के समय में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं ये बंगाल के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। बंगाल के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इसको देख लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, हो गया। तो हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था? पहला पॉइंट इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने भारतीय जनसंघ का स्थापना किया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय जनसंघ की इन्होंने स्थापना कब किया था? यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना इन्होंने किया था। इसके संस्थापक भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। 1951 से 52 में किया था। 1951 से 52 में इसका स्थापना की इन्होंने किया था। यह वाणिज्य उद्योग मंत्री कब थे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। उद्योग मंत्री किसके समय कार्य में थे? यह प्रधानमंत्री के जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की, यानी जब ये क्या थे? प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से 6 अप्रैल 1950। 15 अगस्त 1947 से 6 अप्रैल 1950 तक। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से 6 अप्रैल 1950 तक इन्होंने क्या किया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के पद पर कार्य किए। और इन्होंने शिक्षाविद भी, यह यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद भी थे। शिक्षाविद एवं चिंतक भी थे। शिक्षाविद एवं चिंतक भी थे, यानी भारतीय क्या थे? चिंतक थे। और इन्होंने क्या किया? यह बंगाल के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। चौथा पॉइंट, बंगाल के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। बंगाल के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। जब बंगाल में यह वित्त मंत्री थे तो उस समय का जो इनका कार्यकाल है, कब से कब थे? तो 20 अक्टूबर या 20 दिसंबर 1941 से 20 नवंबर 1942 तक थे। 20 दिसंबर 1941 से 20 नवंबर 1942 तक। यानी बंगाल के जब वित्त मंत्री थे, इनका कार्यकाल कब से कब था वहां पर?
जब वित्त मंत्री ये बने, तो 20 दिसंबर 1941 से 20 नवंबर 1942 तक इन्होंने बंगाल में वित्त मंत्री के पद पर कार्य किया। इसके बाद यह बंगाल के सांसद भी थे। क्या थे? 5वां पॉइंट, बंगाल के क्या थे? सांसद। बंगाल के सांसद थे। कब से कब थे? यह थे 1929 से 1947 तक। 1929 से 1947 तक बंगाल में क्या थे? सांसद थे। और इन्होंने यह कुलपति भी रह चुके हैं बंगाल के यह कुलपति भी रह चुके हैं। छठा पॉइंट, बंगाल के कुलपति भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल कब से कब था? कुलपति का, यानी बंगाल में जब ये कुलपति थे तो इनका कार्यकाल 8 अगस्त 1934 से 7 अगस्त 1938 तक था। 8 अगस्त 1934 से 8 अगस्त 1934 से 7 अगस्त 1938 तक। 7 अगस्त 1938 तक यह बंगाल में क्या थे? कुलपति थे। बंगाल में यह कुलपति थे। कौन? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह जो सांसद थे विधान परिषद के थे। यह सांसद यानी बंगाल में जो सांसद थे यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह विधान परिषद से थे। तो यह हमारा अनुच्छेद 52 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम अगला अनुच्छेद 53। उसमें क्या प्रावधान किया गया है, उसके पहले इतना नोट कर लीजिए। ये तो अनुच्छेद 52 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र हो गया था, तो इसलिए इनके बारे में हम इतना चर्चा कर लिए। लेकिन आपकी जो अनुच्छेद में है वह सिर्फ इतना ही है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने राष्ट्रपति के नाम का अनुशंसा किया है। राष्ट्रपति के नाम की अनुशंसा इन्होंने पहली बार किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसलिए हम इनके बारे में इतना डिटेल में लेकर चले हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद 53 देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। चलिए, हो गया होगा। अनुच्छेद 53 इसमें कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यह है क्या? यह भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है यह किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति साहब में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है यह राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संघ अथवा जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने इसका प्रयोग वह क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति साहब इसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकते हैं। इसका प्रयोग वह स्वयं, इसका प्रयोग स्वयं अथवा
अपने अधीनस्थों के द्वारा के माध्यम से कर सकते हैं, माध्यम से कर सकते हैं। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति साहब में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, और यह जो है समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। तो यह हमारा अनुच्छेद 53 कंप्लीट हुआ। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसमें यही कहा गया कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होता है, जिसका प्रयोग हुआ संघ अथवा जिसका प्रयोग हुआ स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। चलिए हो गया। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद हमारा जो 54 है उसमें क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लेते हैं। यह क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है जनता के द्वारा परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, चुना जाते हैं। राष्ट्रपति जनता के माध्यम से, जनता के द्वारा क्या किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, परोक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से, परोक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से निर्वाचित सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा परोक्ष रूप से, जनता के द्वारा परोक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है। उस निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन कौन शामिल होते हैं, यानी इनके निर्वाचन में, चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं तथा राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश में जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं इनके चुनाव में। इनका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, जनता के द्वारा परोक्ष रूप से इनका चुनाव जनता के द्वारा परोक्ष रूप से किया जाता है। परोक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है। परोक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इनका चुनाव जनता के द्वारा परोक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है तथा उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और कौन शामिल होता है इसमें? राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से यानी कौन कौन सा है? दिल्ली, पुडुचेरी के क्या है? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के क्या है? निर्वाचित सदस्य राज्य के रूप में शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य इसमें इनके चुनाव में, निर्वाचन में शामिल होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश से दो, एक पहला दिल्ली, इसके बाद पुडुचेरी के राज्यों के विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, उनको राज्यों के रूप में शामिल किया जाता है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसमें आगे बताएं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यह जो हमारा मुख्य पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये जो चौथा पॉइंट है, यह ध्यान में रखिए कि कौन कौन से शामिल इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यह 4 पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, हो गया। अब इसमें आगे क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें 17वें संविधान संशोधन, कौन सा? संविधान कौन सा? 17वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया था हमारा। (1992) में जो आया था, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसके माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी को राज्य के रूप में शामिल किया गया। ये जो हमारा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, इसके माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य के रूप में क्या किया गया? शामिल किया गया। निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी को क्या किया गया? शामिल किया गया। किसके लिए?
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अधिनियम 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। राज्य के रूप में दिल्ली और पुडुचेरी को राज्य के रूप में शामिल किया गया। दिल्ली और पुडुचेरी किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये शामिल हुए, तो यह हमारा 17वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव में इनके शामिल हुए। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वह इनमें भाग लिए, वह शामिल हुए। और इसमें जो मनोनीत सदस्य होंगे राज्य विधान परिषदों के, इसमें जो मनोनीत सदस्य होंगे राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को, राज्य विधानसभाओं के परिषदों के, राज्य विधान लिख लेते हैं, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए हो गई। यानी यह ध्यान में रखिए कि दिल्ली और जो पुडुचेरी जुड़ा है इसमें निर्वाचन में इनके, तो कौन सा अधिनियम है हमारा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसमें शामिल हुए। संशोधन तो आप लोग जरूर ही याद रखिए, क्योंकि कूट में संशोधन से क्वेश्चन पूछ लेता है। हर एक एग्जाम में संशोधन से क्वेश्चन 1-2 मिल जाते हैं। जैसे अभी इस बार पीसीएस में ही पूछ लिया था एक संशोधन जीएसटी का, कौन सा संशोधन था, तो हम देखते हैं यह, यानी जो मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। मनोनीत सदस्य जो होंगे और विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, राज्य के विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होंगे? मनोनीत सदस्य, और कौन नहीं शामिल होगा? मनोनीत सदस्य नहीं होंगे और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य इनके चुनाव में शामिल नहीं होंगे। राज्य विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होंगे। क्या होंगे? शामिल नहीं होंगे। यानी मनोनीत सदस्य ये भी नहीं शामिल होंगे, ये भी शामिल नहीं होंगे। इन दोनों को छोड़ दीजिए। इसके बाद हमारे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और हमारा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव में शामिल होंगे।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के जो संबंध में निर्वाचन मंडल का यह जो प्रावधान लिया गया है, यह आयरलैंड से लिया गया है। इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव के संबंध में निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान किया गया है, निर्वाचन मंडल का प्रावधान, निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है यह कहां से ग्रहण किया गया है भारत में? तो यह आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। कहां से? आयरलैंड। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो निर्वाचन मंडल का गठन होता है, निर्वाचन मंडल का जो गठन होता है, तो इसको कहां से ग्रहण किया गया है भारत में? तो यह आयरलैंड से इसको ग्रहण किया गया है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, इतना हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं इनके बारे में आगे क्या प्रावधान किया गया। तो संविधान सभा में केटी शाह के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की अनुशंसा की गई। वयस्क मताधिकार के यानी केटी शाह के द्वारा क्या किया गया? वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की अनुशंसा की गई, लेकिन यह व्यवहारिक न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया है। यह व्यवहारिक न होने के कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया। लिख लेते हैं। संविधान सभा में केटी शाह के द्वारा, संविधान सभा में केटी शाह के द्वारा, केटी शाह के द्वारा वयस्क मताधिकार, केटी शाह के द्वारा क्या किया गया? शाह के द्वारा वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की अनुशंसा की गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति के मताधिकार के आधार पर, मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की अनुशंसा की गई, अनुशंसा की गई, परंतु यह व्यवहारिक न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। परंतु यह व्यवहारिक न होने के कारण क्या किया गया? स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। यानी यह व्यवहारिक नहीं था, इस कारण इसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किया गया। किसके अनुशंसा पर? यह भारतीय संविधान में केटी शाह के द्वारा वयस्क मताधिकार पर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, यह अनुशंसा किए थे केटी शाह, लेकिन यह व्यवहारिक न होने के कारण इनको क्या किया गया? इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो केटी शाह के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। केटी शाह
का क्या कहना है, यह कौन थे, यह समाज के लिए क्या करना चाहते थे, इनके बारे में भी जानकारी हम ले लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। अगली जो हम हेडिंग के रूप में एक छोटा सा लेंगे, के.टी. शाह। के.टी. शाह। के.टी. शाह जो थे एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। के.टी. शाह एक भारतीय अर्थशास्त्री, अधिवक्ता और समाजवादी थे। के.टी. शाह क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे, और क्या थे? समाजवादी थे, समाज में रहते थे। अधिवक्ता थे, अधिवक्ता और क्या थे? समाजवादी विचारधारा के थे, जिन्हें भारत की संविधान सभा के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका, भारत के संविधान सभा के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्हें क्यों जाना जाता है? भारत की संविधान सभा भारत के संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनकी सक्रिय भूमिका, भारत के संविधान सभा की भारत के संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनको क्या किया गया? सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। सक्रिय भूमिका के लिए क्यों जाने जाते हैं? तो भारत में जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्हें क्या किया गया? सक्रिय भूमिका के रूप में इन्हें जाना जाता है। और ये संविधान के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। संविधान के निर्माण में क्या थे? जिम्मेदार। के.टी. शाह संविधान के निर्माण में जिम्मेदार थे। क्या थे? जिम्मेदार थे। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रे इन में क्या किया था? इन्होंने अभ्यास किया था। ग्रे इन के एक पूर्व छात्र भी रह चुके थे। कौन? के.टी. शाह। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी, के.टी. शाह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रे इन के एक पूर्व छात्र भी रह चुके थे। ग्रे इन के एक पूर्व छात्र, यानी के.टी. शाह जो थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रे इन के एक पूर्व छात्र भी यह रह चुके थे। इन्होंने 1914 में, यानी के.टी. शाह ने 1914 से ही क्या की? बॉम्बे में एक वकील के रूप में
अभ्यास किया। बॉम्बे में 1914 में यह यानी केटी शाह 1914 में क्या किया, बॉम्बे में एक वकील के रूप में क्या किए, अभ्यास किए, प्रैक्टिस किए। क्या किए, अभ्यास यानी प्रैक्टिस किए। यह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़े थे, जो कि यह चुनाव में हार गए थे। तो उस समय यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी कौन चुनाव लड़े थे, किसने चुनाव लड़ा था, तो यह थे हमारे केटी शाह जी। केटी शाह जी ने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विपक्ष में चुनाव लड़े थे। केटी शाह प्रतिद्वंदी चुनाव लड़े थे। क्या किए थे, भारत के पहले राष्ट्रपति के प्रति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी चुनाव लड़े थे। लेकिन क्या हुआ, चुनाव में केटी शाह हार गए। और वहीं पर 15.3% वोटों से आगे होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, पद को ग्रहण किया। तो इनका जो पहला कार्यकाल था 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल था 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। केटी शाह क्या हुआ इनका, इन्होंने हार गए। कितने प्रतिशत मतों से, 15.3% वोटों से क्या हुए, आगे होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केटी शाह के अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद को ग्रहण किया। और केटी शाह का मार्च 1953 में ही केटी शाह का निधन हो गया। चुनाव हारे, इसके बाद 3 साल बाद इनकी केटी शाह का मृत्यु 1953 में इनकी क्या हुआ, मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अनुच्छेद 54 तक जितने भी पॉइंट हो सकते थे सब पॉइंट को हम एकदम गहराई से क्लियर किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। और यह जो वीडियो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद जो है हमारा 54, यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 52 में जो भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और इसमें जो 54 है निर्वाचन से संबंधित राष्ट्रपति के, तो यह दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अपना जो सुझाव है कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।